हेलो स्टूडेंट्स, स्वप्न स्टडी सर्कल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि इसके पहले के 2 लेक्चर्स में हम आपस में बात कर चुके हैं, स्म निष्कासयत स्म योजयत त्वं भवान से संबंधित वाक्य रचनाएं हमने देखी। आज एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ जिसे हम धातु प्रकरण कहते हैं। सिक्के के 2 पहलू हैं जिसे आप चित ऐसे कहते हो, हेड एंड टेल कहते हो। संस्कृत भाषा या और कोई भाषा 2 बातों पर बेस है, एक वर्ड पावर और दूसरा वर्ब पावर। बहुत बार रूल्स तो समझ में आ जाते हैं कि ये रूल ऐसे है वैसे है, आप सबको भी आता है, लेकिन बेसिक नॉलेज जो है वो न होने के कारण, नियम पता होने के बाद भी हम शब्दों को या धातुओं को चला नहीं पाते। इसके पीछे के 2 इंपॉर्टेंट रीजन हैं कि एक तो धातु या फिर शब्द से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट बच्चों की क्लियर नहीं है या वो कराई नहीं जाती। दूसरा, लर्न करते समय हम उसे ठीक से लर्न नहीं कर पाते। तो आज मैं दोनों में से आपको समझाता हूँ कि धातु प्रकरण में क्या बातें आपको लर्न करनी है, क्या बातें आपको याद में रखनी है, याद रखनी है। जैसे शब्द का महत्व है, बिना शब्दों के आप वाक्य रचना नहीं कर पाओगे, उसी तरह से बिना धातु के या धातु के लकारों को जाने बगैर हम वाक्य को पूर्ण रूप में नहीं ले जा सकते। किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, कोई भी आया है तो वर्ब तो आवश्यक है, बिना वर्ब के तो सेंटेंस होगा नहीं। तो मेन मुद्दा जो है, इन धातुओं को हम किस तरह से चलाएं। तो आज बहुत बेसिक से मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ और इसके हम 2-3 अलग पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज इसके बेसिक में जाते हैं। धातु मीन्स वर्ब, क्रिया, जहां से क्रिया का बोध होता है, ये क्रिया है और इस क्रिया को इस कारण हमें इस तरह से इस अर्थ के आधार पर चलाना है। अब धातु या वर्ब की बात हम करें तो संस्कृत में हम उसे लकार कह सकते हैं। लकार टेंसेस के आधार पर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंपेरेटिव मूड, पोटेंशियल मूड, उसे ही लकार कहा गया है जिसे हम टेंसेस कहते हैं। तो इस बात को ठीक से समझ लो कि धातु प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, तो फिर धातु बहुत सारे हैं, उनको कैसे बाइफरकेट करेगा। तो संस्कृत व्याकरणकारों ने, मूल व्याकरणकारों ने धातुओं को विभाजित किया है। इसे गण कहा गया है, इंग्लिश में इसको टर्मिनेशन जो है वो टर्मिनेशन के आधार पर पहचाना जाता है। धातु इट मीन्स कॉन्जुगेशन, और वो पूर्ण करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो है लकार, लकार के प्रत्यय, और इनके बीच में एक आता है उसे विकरण कहते हैं, जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। सो कॉन्जुगेशन, टर्मिनेशन प्लस वर्ब सफिक्स इज इक्वल टू कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक सामान्य नियम मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे जैसे धातुओं को लकार के आधार पर चलाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। पहले मैं धातु प्रकरण के आधार पर सोचते थे, धातु का गण, विकरण और उससे संबंधित एक उदाहरण जो है वो देखते हैं। धातु के आधार पर बात की जाए तो धातुओं को परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद, ऐसे 3 विभागों में विभाजित किया गया है। फिर परस्मय पद, आत्मनेय पद या उभय पद कैसे पहचाने, तो वो उसके प्रत्यय पर डिपेंड करता है। परीक्षा में या किताब में उस प्रकार के प्रत्यय यदि दिखे तो उन प्रत्ययों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि ये इस लकार के प्रत्यय है या ये इस तरह से लगाए जाने चाहिए। तो धातुओं को परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद में विभाजित किया है। कुछ धातु केवल परस्मय पद में चलते हैं, कुछ धातु केवल आत्मनेय पद में चलते हैं, और कुछ धातु ऐसे हैं जो परस्मय पद या आत्मनेय पद दोनों में चलते हैं, इसलिए इसको उभय पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
तीत अंति सीत थ मी वह मह ये परस्मै पद लट लकार के प्रत्यय है। तेई ते अंते श्री थे द्वे ई वहे मैं ये आत्मनेपद लट लकार के प्रत्यय है। ये सभी प्रकार के वर्ग को लगेंगे, सभी गणों में लगेंगे। यदि धातु परस्मै पद का है तो परस्मै पद में, धातु आत्मनेपद का है तो आत्मनेपद में। लेकिन दशम गण के या और कुछ धातु जो है उन धातुओं को फिर वो आत्मनेपद में और परस्मै पद में दोनों रूप से चलते हैं, इसलिए उसको उभय पद कहा गया है। अब इन धातुओं को दो विभागों में विभाजित किया गया है। जिस टॉपिक को हम लेते हैं वो ये है, धातु जो है या धातु के गण जो है उसे स्वरांत और दूसरा व्यंजनांत या अलंत, ऐसे दो विभागों में विभाजित किया गया है। किसे? धातु के गणों को। यहां पे मैं लिख लेता हूं धातु गण, एक स्वरांत है और दूसरा व्यंजनांत है। स्वरांत और व्यंजनांत कैसे पता चलेगा? धातु को देखकर नहीं, उसके आने वाले विकर्ण को। तो इस टॉपिक को यहां से लेते हैं, जैसे 10 संस्कृत में 10 प्रकार के गण हैं, तो हम इसको प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठ गण और दशम गण। मैंने पहले फर्स्ट कॉन्जुगेशन लिखा, फिर फोर्थ कॉन्जुगेशन लिखा, फिर सिक्स्थ कॉन्जुगेशन लिखा और फिर 10th कॉन्जुगेशन लिखा। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसको स्वरांत कहा गया है। परस्मै पद धातु हो या आत्मनेपद धातु हो, ये प्रथम है, चतुर्थ गण, षष्ठ गण और दशम गण। क्यों? तो इसके विकर्ण के आधार पर इसको पहचाना। फिर धातु परस्मै पद का हो या आत्मनेपद का हो, प्रथम गण का विकर्ण जो है वो अ है। विकर्ण क्या है? विकर्ण वो अवस्था है या जो व्यवस्था की गई है जो धातु और क्रियापद के या धातु के प्रत्यय के बीच में आता है। बिना विकर्ण लगाए धातु नहीं चलाए जाते, इसलिए विकरणों का बहुत ज्यादा महत्व है। केवल धातु और प्रत्यय यदि हम लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए विकर्ण को समझना भी बहुत आवश्यक है। तो प्रथम गण का यदि धातु है तो ओ, अब आप पूछोगे कि सर पहचाने कैसे कि ये प्रथम गण का है, चतुर्थ गण का है? तो उसके लिए शब्द धातु रूपावली या व्याकरण का या किताबों में भी जब भी उससे संबंधित धातु पूछा जाएगा, आप एक से देख लीजिएगा तो वहां पर वर्ब दिया रहता है, उसके बाद में उसका परस्मै पद आत्मनेपद है ये दिया जाता है, उसका गण अवश्य दिया जाता है ताकि आपको लिखते समय कंफ्यूजन ना हो। और जैसे 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 आप आगे पढ़ते हो तो आपको समझ में आ ही जाता है कि कौन सा धातु कौन से गण को बिलोंग करता है। तो मैं फिर से बताता हूँ, प्रथम गण का विकर्ण अ है, चतुर्थ गण जो है उसका विकर्ण ये है, षष्ठ गण का विकर्ण भी अ है और दशम गण का विकर्ण जो है वो अ है। इनमें से ये य या ये य हलंतर नहीं है। अब इसको स्वरांत इसलिए कहा गया है कि इसकी शुरुआत स्वर से हुई है या फिर अंत जो है वो अ से हुआ है। तो अकारांत या स्वरांत ऐसे इसको कहा गया है, इसलिए ये फिर आप मुझे पूछोगे कि प्रथम गण और षष्ठ गण का विकर्ण तो एक ही है, तो फिर क्या दोनों धातु एक समान चलते हैं? तो हाँ, एक छोटी सी बारीक बात वहां पर ध्यान में रखनी है कि सामान्यतः प्रथम गण के जो धातु है उसमें क्रिया के आधार पर ऑर्डर फॉर्म होते हैं और षष्ठ गण में ऑर्डर फॉर्म नहीं होते। ऑर्डर फॉर्म मतलब जैसे बहुत बेसिक पे जाता हूं मैं, गम धातु है तो हम गम को प्रत्यय नहीं लगाते, हम गम के गच्छ जो रूप बनता है उसको प्रत्यय लगाते हैं। तो गम बेस फॉर्म है, गच्छ उसका ऑर्डर फॉर्म है और फिर उसको प्रत्यय लगाकर रूप बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। नी धातु है, नी का नय होता है, दृश्य का ऑर्डर पश्य होता है, प्रच्छ का पृच्छ होता है, चुर का चूरय होता है।
जो है वहां पर हमें ऑर्डर देखने को मिलते हैं। सभी धातुओं को ऑर्डर नहीं है, कुछ धातुओं में ही ये ऑर्डर हम देख सकते हैं। लेकिन षष्ठगण के धातु में कहीं भी किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं है। विषय विशति पदपद्धति ये जो धातु आए हुए हर वो षष्ठगण को है जिसमें ऑर्डर नहीं है, मतलब गम का गच्छ जैसे रूप जो है वो नहीं हुआ है, इसलिए इसको स्वरांतगण कहा गया है। तो प्रथम गण का विवरण और चतुर्थगण का और षष्ठगण का और दशमगण का है। अब धातु मैंने फॉर्म पढ़ा था, मैंने आपको ये समझाया था कि सामान्य रूप पर सोचा जाए, पहले इन्हीं को देखते हैं, ये स्वरांतगण है या फिर इसको हम प्रथम गट ऐसे भी कहा जाता है, प्रथम ग्रुप ऐसे भी कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप कहा जाएगा। तो इसके लेवल पर हम सोचे तो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला ऐसे है, ये सूत्र कि धातु रूप, उसके बाद में विकर्ण और फिर उसके बाद में लकार प्रत्यय, जो चाहिए आपको कर्ता के आधार पर हो। तो धातु रूप, विकर्ण और लकार प्रत्यय ये मिलकर फिर आपका पूर्ण क्रियापद जो है वो क्रियापद तैयार होता है उस लकार। तो मैंने प्रथम गण के बारे में देखा है, तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। ये हो गया गम धातु, तो गम को लगेगा क्या? नहीं, गच्छ को लगेगा ऑर्डर फॉर्म। अब गच्छ में जो छ है वो हलंत है। यहाँ पर विकरण में प्रथम गण को ये बिलोंग करता है। मुझे बताया, आप जब किताब में ढूंढोगे तो आपको भी पता, वैसे ही पता चल जाएगा। तो प्रथम गण का है, इसलिए मैंने ये लिखा है और लिखा, और फिर लकार प्रत्यय क्या है, तो मुझे लट लकार में चलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रत्यय लगाया ती। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो गच्छ गम में नहीं होगा, गमति नहीं होगा, क्या होगा? गच्छ प्लस टी इज इक्वल टू गच्छ। अब आप में से बहुत से लोगों को ये आता होगा, उन्हें ऐसे लगता होगा कि नहीं सर ये तो हमें आता है, या इस पे क्या ध्यान देना है। हम गलतियां जो है वो इसी लेवल पर करते हैं कि थोड़ा सा जो आता है उसमें हम इतना सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है ऐसे समझ के हम फिर बाकी बातों पर, बारीक बातों पर ध्यान नहीं देते और गलतियां कर बैठते, मार्क्स जो है वो जाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। यहाँ पर यदि मैं दूसरा उदाहरण में यहाँ पर गच्छति लिख लेता हूँ, गच्छ प्लस अ प्लस टी इज इक्वल टू गच्छ। दूसरे चतुर्थ गण के आधार पर आता हूँ मैं नीचे में सूत्र। इस सूत्र को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, इस सूत्र के बगैर कुछ नहीं होने वाला। नृत धातु है, इस नृत धातु का ऑर्डर फॉर्म नृत्य होता है, ये नृत्य भी अलग है। अब ये किस आधार पर हुआ? तो नृत जो मूल धातु था इसे हमने य लगाया, चतुर्थ गण का धातु हुआ ये, नृत प्लस य, फिर से यहाँ पर ती लगा देते हैं तो फॉर्म होगा नृत्यति। यहाँ पे लिख लेता हूँ नृत प्लस य प्लस टी। फॉर्मूला आपको के सामने है, धातु रूप है, विकरण है और लकार का प्रत्यय है। षष्ठ गण में आते हैं। फिर धातु रूप क्या हुआ षष्ठ का? तो षष्ठगण का धातु हम यहाँ पर लिखते हैं विष धातु। विष विषति मीन्स टू एंटर, प्रवेश करना, इस आधार पर षष्ठगण का धातु है। और अब देखो यहाँ पे जो गच्छ था इसका बेस फॉर्म गम था। मैंने पहले ही बताया कि प्रथम गण में विकरण भला ही सेम हो, लेकिन धातु के ऑर्डर को वो लगाते हैं। षष्ठगण में विकरण का कोई, धातु का कोई ऑर्डर फॉर्म ही नहीं है। विदाउट ऑर्डर फॉर्म जो वर्ब चलेंगे और उसमें अविकरण लगेगा वो षष्ठगण का है। विष प्लस अ और फिर मैंने ती लगा दिया तो विषति हो जाएगा। दशगण का एक धातु ले लेते हैं, यहाँ पे हम कथ धातु लेते हैं, ये कथ हो गया। दशगण का विकर्ण क्या है? तो अय हुआ, और फिर मैंने टी प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा?
कथयति। अब इसमें ये और ये इसके बगैर यदि मैं धातु बनाने की कोशिश करता या चलता तो क्या होगा? गच्छमिच्छ हलंत है और ये ती है तो ये इसमें जो है कि ठीक से गच्छति ऐसे कुछ ऑड फॉर्म जो है वो बन जाता। नृत प्लस ती क्या होता? नृत्ति। विश प्लस ती क्या होता? विष्टि। और कथ प्लस ती क्या होता? कत्ति। ऐसे तो फॉर्म नहीं चलते। इसलिए सामान्य रूल जो है वो रूल ऐसा है कि धातु बनाते समय, धातु को चलाते समय आप क्या करो? पहले धातु का रूप, धातु का ऑर्डर फॉर्म, उसके बाद में विकरण लगाओ और उसके बाद में प्रत्यय लगाओ तो आपका पूर्ण क्रियापद जो है वो क्रियापद बन जाएगा। इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न करना है, उसके सिवा नहीं होगा। और किताब में, बुक्स में ये दिया ही होता है कि गिवन जो भी वर्ब होगा वो किस गण को बिलोंग करता है। गण समझ में आया कि उसका विकरण लगा दो। फिर ये परस्मय पद में चलता है या आत्मनेपद में चलता है, ये बात की बात है। ये भी वहीं पर बताया जाता है कि धातु को परस्मय पद में चलाना है या आत्मनेपद में चलाना है। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप जो यहाँ पर दिया है। आप में से जो लोग 9th के लेवल पर पढ़ रहे हैं उनको स्वरांत प्रथम गण और व्यंजनांत गण में 8th कॉन्जुगेशन और सेकंड कॉन्जुगेशन, 8th कॉन्जुगेशन 8वां गण, सेकंड कॉन्जुगेशन द्वितीय गण, और जो 10th में पढ़ते हैं उनको सभी है। एक बात समझा देता हूँ कि पहले ऐसे था ना कि ट्रांसलेशन लिखना होता था, पैसे दिए जाते थे, पेपर पैटर्न था, ट्रांसलेशन लिखना होता था, मराठी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। क्वेश्चन आंसर जो है उसका उसके साथ में मीनिंग दिया होता था। लेकिन पिछले 2 साल से संस्कृत का जो पैटर्न बदला है, वो कंपोजिट के लिए हो या कंप्लीट के लिए हो, उन्होंने एक आइडियोलॉजी रखी है पेपर पैटर्न में। जैसे इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही सॉल्व करते हो, मराठी का पेपर मराठी में ही सॉल्व करते हो, मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल लैंग्वेज ही यूज करते हो, हिंदी में हिंदी ही भाषा प्रयोग करते हो, हिंदी में मराठी का प्रयोग नहीं करते, इंग्लिश में मराठी का प्रयोग नहीं करते हो। उसी तरह से संस्कृत भी संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेपर पैटर्न या सिलेबस ऐसे बनाया कि पूरा का पूरा संस्कृत में ही पढ़ो। बस माध्यम भाषा या लिखत आंसर इन यूर स्कूल डिसाइडेड लैंग्वेज, जो भी आपकी माध्यम भाषा होगी, स्कूल में हायर इंग्लिश की हो तो इंग्लिश में या फिर मराठी में या फिर हिंदी में, तो वो केवल प्रश्नों के आधार पर 2 प्रश्न आते हैं जो आपको आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना होता है। लेकिन उसके लिए भी तो संस्कृत का सेंटेंस समझना आवश्यक है। और इन सब बातों को समझने के लिए वर्ड इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए संस्कृत पढ़ते समय पहले क्या पढ़ो तो धातु पढ़ो, उसके साथ में क्या पढ़ो तो शब्द रूप पढ़ो, उसको लर्न करो। शब्द रूप आपको लर्न होने ही चाहिए और धातु के प्रत्यय आपको लर्न होने ही चाहिए। आपकी संस्कृत 50% परफेक्ट हो जाती है। फिर अलग अलग टॉपिक जो आते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं। यदि धातु का मीनिंग नहीं पता, धातु कैसे चलाया जाता है ये नहीं पता, शब्द पाठ लर्न नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम संस्कृत को कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये बातें जो है वो ध्यान में रख के लर्न करने की भी है। तो ये फर्स्ट ग्रुप जो है वो फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। आज मैं केवल फर्स्ट ग्रुप के बारे में ही आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसमें हम इसका द्वितीय गण या सेकंड ग्रुप जो है जो व्यंजनांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि धातुगण प्रथम गण का और उसका एक उदाहरण मैंने दिया है, चतुर्थ गण का एक उदाहरण विकरण, इसको लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉन्जुगेशन और टर्मिनेशन, फोर्थ कॉन्जुगेशन या टर्मिनेशन, सिक्स्थ कॉन्जुगेशन और टर्मिनेशन, 10th कॉन्जुगेशन और या टर्मिनेशन, और इसको स्वरांत कहते हैं। अब लकार में आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है। लकार और लकार के प्रत्यय में धातु और लकार, जैसे कोई भी वर्ब हो उसका कनेक्शन टेंसेस से होगा। बिना काल के, बिना टेंसेस के धातु को चलाया ही नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर लकार को टेंसेस कहा गया है। ल से शुरुआत होती है
इसलिए इसको हम लकार कहते हैं। 9th और 10th क्लास के लेवल पर लकार के 5 प्रकार आपको जो है वो आते हैं। इसमें हम सबसे पहले लट लकार देखते हैं। लट लकार का मीनिंग होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसके बाद में आता है लंग लकार, इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ये हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस में भी 3 प्रकार के पास्ट टेंस है। हमें 10th तक जो है 9th तक 5 ही लकार पढ़ने हैं। 10th में एक लकार उसमें और ऐड हो जाता है, पास्ट टेंस के लेवल पर 6 हो जाते हैं। तो लट लकार, प्रेजेंट टेंस, लंग लकार, पास्ट टेंस, उसके बाद में रुट लकार, इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस के भी संस्कृत में 2 प्रकार है। उसके बाद में आते हैं लोट लकार। ये लकार में डाला गया है, एक्चुअली ये मूड है। इंग्लिश में इसको इंपेरेटिव मूड कहा जाता है और मराठी में इसको आज्ञार्थ काल कहा जाता है, आज्ञार्थ काल लिया जाता है, कहा जाता है, या आज्ञार्थ काल। किसी को ऑर्डर देना, किसी से ऑर्डर लेना, किसी को रिक्वेस्ट करना, इसका प्रयोग जो है वो आज्ञार्थ काल में किया जाता है। उसके बाद में जो आता है वो लिंग लकार या विधि लिंग लकार उसको कहते हैं। विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार का अर्थ होता है पोटेंशियल मूड। पोटेंशियल मूड का अर्थ होता है विध्यर्थ काल, विधि अर्थ में ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं है, इस प्रकार की जो भाषा प्रयोग की है। जैसे बारिश गिरनी चाहिए, छात्रों ने पढ़ना चाहिए, तो चाहिए अर्थ जहां पर होगा वहां पर आप विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। जहां पर प्रत्यक्ष आज्ञा देनी है, लेनी है, ऑर्डर देना है, लेना है, रिक्वेस्ट करनी है, वहां पर हम लोट लकार में आज्ञार्थ काल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस आपको पता है भविष्य से संबंधित जो बातें बतानी है कि मैं कल आऊंगा, जाऊंगा, इस प्रकार की भाषा जो है उसमें इसका प्रयोग। पास्ट टेंस भूतकाल और प्रेजेंट टेंस जो है वो लट लकार वर्तमान काल। अभी चल रही अभी इस समय जो क्रियाएं चल रही है, जो हैबिचुअल एक्शंस है, हम उसके लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। उस समय वो एक्शन चल रही थी या हो गई थी, इसके लिए हम पास्ट टेंस से कितनी विशेष बातें हैं हम यदि सोचे तो जैसे इंग्लिश में या मराठी में एक एक लकार के 4-4 पार्ट है। यदि हम मराठी के आधार पर बात करें तो वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल या द्वितीय वर्तमान काल, अपूर्ण या चालू वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, और उसके आधार पर अलग अलग पार्ट आते हैं। वैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक ही है और उसको पूरे लेवल पर हम चालू के लिए भी वही लगाएंगे, पूर्ण के लिए भी वही लगाएंगे, और जो नियमित रूप से होती है उनके लिए भी वही लकार का या वही प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो बिना लकार के तो वर्ब चलेगा नहीं। वर्ब के लेवल पर उसका विकरण जो है वो विकरण आवश्यक है। इसलिए इन दो टेबल को या 2 बातों को बेसिक लेवल पर आप समझ लो। अब हम देखते हैं लकार के प्रत्यय। अब लकार के प्रत्यय परस्मय पद में होते हैं और आत्मनेय पद में होते हैं। तीसरा उसका पार्ट जो है वो उभय पद में आएगा। तो उस टॉपिक को देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा।